चालाक बहू और सास। मास्टर दीनानाथ एक सुखी संपन्न परिवार के मुखिया थे। पूरे गांव में उनके व्यवहार और आदर्शों के चर्चे थे। उनके घर में उनकी पत्नी, 2 बेटे, एक बहू और एक नाती था। माँ जी, मैंने दाल चावल बना दिए हैं, आप बस सब्जियां और रोटियां बना लीजिएगा। मैं चिंटू का होमवर्क करवाने जा रही हूँ। ठीक है बहू, जरा जल्दी करना, उमेश कॉलेज से आने ही वाला है। जी माँ जी। चिंटू इधर आ, चल मुझे एबीसीडी लिख के दिखा, स्मॉल वाली। इतना कह के वो कमरे में चली गई। अब मेरे देवता भी नहीं जाने वाले, मैं तो आराम से टिकटॉक बनाऊंगी, बिंदास। तभी उमेश भी आ जाता है। माँ, खाना बना क्या? हाँ, बस रोटियां सेक रही हूँ। भाभी कहाँ है? चिंटू को पढ़ा रही है, मैं लगाती हूँ ना खाना, बस 5 मिनट रुक जा। ठीक है माँ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ये बातचीत घर का बड़ा बेटा दिवाकर सुन रहा था। वो अपने कमरे में गया। रत्ना, ये क्या है? क्या क्या है? तुम मोबाइल चला रही हो, पहले खाना बनाना चाहिए ना। खाना तो बना के आई हूँ, अब क्या पूरे दिन चूल्हे में ही घुसी रहूं? अगर बना कर आई हो तो माँ रोटियां क्यों बना रही है? अच्छा, अब समझी। सिखाए पूत दरबार में हाजिर। मतलब कि माँ जी ने आपको भड़काया है। रत्ना, माँ ने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद देखा है। मालूम है। घर की बहू आराम से मोबाइल चलाए और बुजुर्ग माँ खाना बनाए, ये शोभा देता है क्या? अरे इतनी भी बुरी नहीं है, 4 रोटी ही तो सेकी है। मेरी दादी अभी तक पूरे घर का काम करती है। ओह, अब समझा, तो ये तुम्हारी खानदानी परंपरा है। सुनो जी, खानदान पर मत जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, बता देती हूँ। तुमसे बात करने से अच्छा दीवार पे सर मार लूं। हाँ, मारो ना। तभी माँ की आवाज आती है। दिवाकर बेटा, तू भी खाना खा ले। आया माँ। थोड़ी देर बाद सब खाना खा के उठते हैं। अरे, आपने बर्तन क्यों मांज लिए? मैं तो करने ही वाली थी। तो क्या हुआ बेटा, चलो अब तुम भी खाना खा लो। खाना खाकर रत्ना फिर कमरे में चली जाती है। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और कुछ दिन बाद। माँ जी, क्या हुआ? आप उठी नहीं अब तक? रोज तो अब तक झाड़ू पोछा भी हो जाता था। तबीयत ठीक नहीं लग रही। सब समझती हूँ, काम न करने के बहाने हैं सब। कुछ कहा बहू? हाँ, नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए। आज तो रत्ना को ही पूरा काम करना पड़ा। वो आराम कर रही थी कि दीनानाथ जी ने आवाज लगाई। अरे बहू, घर का ध्यान रखना, मैं तुम्हारी माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। जी बाबूजी। शाम को दीनानाथ जी अखबार पढ़ रहे थे। अब बहू, एक गिलास पानी तो देना। ये लीजिए। क्या कहा डॉक्टर ने? पीलिया बताया है, कहा है ज्यादा बढ़ गया है, 1 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। मन ही मन रत्ना सोचती है, हाय, अब तो मैं मर ही जाऊंगी काम कर करके। बस उसी दिन से रत्ना ने दिवाकर के कान भरना शुरू कर दिया। आज सुबह से सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। हे भगवान, मेरी कमर। हाँ, इस समय तुम फिरकी बनी हुई हो। अच्छा, तो पहले क्या मैं पड़ी पड़ी खाती थी? मेरा वो मतलब नहीं है रत्ना। मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ जी, तुम्हें मेरी फिक्र ही कहाँ है। अरे भगवान, ऐसी बात नहीं है। अच्छा लाओ, मैं मालिश कर देता हूँ। अगर ऐसी बात नहीं है तो अलग क्यों नहीं हो जाते? माँ की तबीयत ठीक होने दो, फिर देखता हूँ। कुछ दिनों बाद रत्ना वही बात छेड़ती है। अब तो माँ जी की तबीयत ठीक है ना, बात कीजिए तो। उमेश की शादी के बाद देखते हैं। नहीं, अभी बात कीजिए, मेरे भी कुछ अरमान हैं। यहाँ तो सिर्फ काम वाली बाई बना कर रखा है। ठीक है बाबा, आज ही करता हूँ बात। शाम को दिवाकर हिम्मत करके माँ बाबूजी के पास जाता है। माँ, बाबूजी। हाँ बेटा, बोलो। वो बोलो बेटा। माँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं रत्ना, मेरा मतलब इस समय काम कुछ ज्यादा है तो। समझ गई बेटा, तुम लोग अलग रहना चाहते हो। पर माँ,
रहेंगे तो यहीं। तुम्हें अलग होना है तो हो जाओ। वैसे भी जो पोर्शन किराए पर देते हैं अभी खाली पड़ा है, तो तुम वहीं रहो। लेकिन तुम अब मेरे लिए सिर्फ एक पड़ोसी हो। मैंने सब सुन लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। अब कम से कम अपनी जिंदगी तो जी सकूंगी। उसी दिन से वे बाबूजी के कहे अनुसार घर के दूसरे हिस्से में रहने लगते हैं। सुबह होते ही, सुनो, आप इस लिस्ट में लिखा सामान ले आइए, मैं चिंटू को ट्यूशन से ले आती हूँ। अब दिवाकर सुबह ड्यूटी पर चला जाता और चिंटू को स्कूल छोड़ने, लाने, खाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा, सारे काम रत्ना को अकेले ही करने पड़ते हैं। छुट्टी का दिन था। चलो खाना खा लो सब लोग। मम्मी, आज फिर से दाल चावल, मुझे रोटी चाहिए। हाँ यार, रोज यही बना देती हो। हे राम, तुम लोगों को खाने की पड़ी है। यहाँ मर गई। पहले तो कितना कभी नहीं थकती थी मैं। हाँ, क्योंकि पहले चिंटू को लाना ले जाना बाबूजी की जिम्मेदारी थी। काम में भी माँ हाथ बटाती थी। खाली समय में चिंटू उमेश के साथ होता था, पर तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं था। तुम तो बस रहने ही दो, हर वक्त मुझे कोसते रहते हो। चलो अब मुझे महीने का हिसाब बनाने दो। दूध का 1500, अखबार का 500, डिश टीवी का 1000, किराना 10,000, चिंटू की स्कूल फीस 3500, ट्यूशन फीस 1500, आरओ पानी की बोतल 1500, सब्जी 3000, बिजली बिल 2500। हे भगवान, 25,000! हाँ, जबकि बहुत से खर्च जोड़े नहीं तुमने। जैसे पेट्रोल, घूमना फिरना, मोबाइल रिचार्ज, कपड़े लत्ते, आए दिन चाट, कुल्फी, पकौड़ी, दवाई वगैरह। पहले इन सब की कोई चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि बाबूजी भी कुछ पैसे मिला देते थे। कुछ दिन बाद अकेले सारा काम और जिम्मेदारी के चलते रत्ना बीमार हो गई। एक दिन कपड़े फैलाते समय, चिंटू आज स्कूल नहीं गया, छुट्टी है क्या? नहीं दादी, मम्मी की तबीयत खराब है। पापा भी बिना नाश्ता किए ही चले गए। अरे आजा बेटा, तू पहले खाना खा ले। चिंटू बड़े चाव से जाता है और दादी के हाथ का खाना खाता है। बहुत अच्छा खाना था दादी। अच्छा मुआ मेरा प्यारा बच्चा। ये ले, ये खिचड़ी अपनी माँ को दिया। दादी ये तो बहुत गर्म है। अच्छा ठीक है, तू रहने दे, मैं ही दे आती हूँ। रत्ना के घर जाकर वे देखती हैं कि पूरे घर में कपड़े, झूठे बर्तन, जूते, चप्पल फैले हुए हैं। अरे घर का क्या हाल बना रखा है बहू। अरे माँ जी, आप आइए ना, बैठिए। बैठी रहे, पहले ये खिचड़ी खा, तब तक मैं घर ठीक कर देती हूँ। 1 घंटे में ही घर चमकने लगा। ला बर्तन दे, शाम को सबके लिए खाना भेज दूंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपको गलत समझा। ये कहते हुए वो सासू माँ के पैर पकड़ लेती है। कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से ही तो होती है, और तू तो मेरी बहू है। तब तक दिवाकर भी ड्यूटी से लौट आया, पर यहाँ का माहौल देखकर छुप कर देखने लगा। पत्नी को बहुत देर से गायब देख दीनानाथ जी भी उसे बुलाने आए हुए थे। माँ बाबूजी को घर पर न देखकर उमेश भी वहीं आ गया और अंदर का नजारा देख वहीं खड़े हो गए। सासू बहू का भरत मिलाप हो गया। हमें माफ कर दीजिए। बेटा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलो, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और इसके बाद सब खुशी खुशी